Hi, welcome to my YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we are going to discuss one of the most important topics of the topic, that is Revolt of 1857. Dear students, Revolt of 1857 समझने से पहले we have to see the background of this Revolt of 1857 कि ये revolt हुआ कैसे, क्यों हुआ, किसने किया, तो इस चीज़ पे हमने गौर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बने रहे वीडियो के एंड तक। होप दैट आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके लिए मैंने बहुत सारे सोर्सेज यूज़ किए, लाइक इंटरनेट, अरिहंत, लूसेंट, स्पेक्ट्रम और भी बहुत सारे सोर्सेज। तो आपको इसके बाद पढ़ने की कोई और बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे जितने भी एग्ज़ाम जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं, या एसएससी सीजीएल होता है, या रेलवेज़ में होते हैं, तो उनमें क्या होता है, नेशनल मूवमेंट होता है सिलेबस में। तो वो स्टार्ट होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 से। अगर हम यूपीएससी की बात करेंगे, उसमें एंशंट भी होता है, मिडिवल भी होता है, मॉडर्न भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी और जितने भी स्टेट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम होते हैं, उनमें मॉडर्न इंडिया उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी मॉडर्न इंडिया से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द मॉडर्न इंडिया। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, इससे पहले हमने देखना है रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या था यहाँ पे जिसके कारण थे रिवोल्ट ऑफ 1857 होने के, या म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी भी इसे कहते हैं। देखिए, हम पहले देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। जिस तरह आप क्लास में पढ़ते हो ना, उसी तरह यहाँ पे भी होगा। मतलब देयर वुड बी नो चेंज, कि लेक्चर मेथड होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। यू हैव टू मेक द नोट्स एंड राइट डाउन द पॉइंट्स विच यू फील दैट पॉइंट। मैं वहाँ पे बताऊंगा कि पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्ट्स भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। जो इंडिया में पहले आते हैं वो आते हैं पोर्तुगीज। पहला पॉइंट, इंडिया में जो पहले आते हैं वो आते हैं पुर्तगीज या पुर्तगाल। ठीक है, आपने सुना ही होगा नाम वास्को द गामा का। वास्को द गामा, ही वॉज द फर्स्ट मैन हु अराइव्ड इन इंडिया, वास्को द गामा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले भी एक आने की कोशिश करता है क्रिस्टोफर कोलंबस, लेकिन वो रास्ता भूल जाता है। ही डिस्कवर्ड इंस्टेड ऑफ इंडिया, ही डिस्कवर्ड व्हाट वी से अमेरिका। ठीक है, तो क्रिस्टोफर कोलंबस उससे पहले कोशिश करता है आने की, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ पाता है। वो रास्ता यानी सी रूट, ही वॉज द वन ऑफ द पर्सन जो कि जिसको वायोग पसंद था, तो सी रूट, वो इंस्टेड ऑफ अराइविंग इंडिया ही वेंट टू द अमेरिका। सो ये जो थे वास्को द गामा, ये कहाँ के थे, पुर्तगीज के। तो ये कहाँ पे आता है, पोर्ट ऑफ कालीकट। पोर्ट ऑफ कालीकट, तो कालीकट ये कलकत्ता में नहीं है, कालीकट इज इन केरला। ये पोर्ट सिटी ऑफ केरला है, पोर्ट सिटी ऑफ केरला, सिटी ऑफ केरला। यानी आज इसे कहते हैं काजीकोट। ठीक है, काजीकोट। तो ये वास्को द गामा कैसे आते हैं यहां पे, ही कम्स हेयर थ्रू द केप ऑफ गुड होप। ये एक्चुअली अफ्रीका में है। केप उस जगह को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप उस जगह को बोलते हैं जो कि आपने मैप में देखा होगा, अफ्रीका में इस तरह है, जो कि समंदर की ओर होगी। यानी एक ऐसा लैंड पार्ट जो कि समंदर में है। ठीक है, जो कि समंदर में है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द केप ऑफ केप। तो ये अफ्रीका से आया है, तो कहां पे पहुंचा, इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया के कहां पे, किस पोर्ट में, उसे कहते हैं कालीकट पोर्ट, यानी वो कि काजीकोट में है, केरला में। ठीक है, तो कब आए, some books are writing 20th May 1948, और कुछ लिखते हैं 17th
तो आप इतना याद रखो 1948 में वो यहाँ पे आए हैं। कौन? वास्को द गामा, जो कि पुर्तगीज, यानी पुर्तगीज यहाँ पे आए। क्यों आए यहाँ पे? क्योंकि ट्रेड, जो मेन मोटिव था यूरोपियंस का यहाँ आने का, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द ट्रेड। फर्स्ट मैं कह रहा हूं पहले, फिर वो बाद में हुकूमत वगैरह करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पहला जो मोटिव उनका था दैट वाज ओनली ट्रेड। तो यहाँ पे यू मस्ट नो दैट इंडिया वाज रिच इन स्पाइसेस, यू मस्ट नो दैट कि और स्पाइसेस की यूज जो है वो दे आर यूजिंग फॉर द, यूरोप में जो मीट वगैरह है वो ज़्यादा वहाँ पे उसकी डिमांड बन गई मीट की, तो मीट को स्पाइसेस डालने पड़ते थे। और इसके अलावा स्पाइसेस वायर यूजिंग फॉर द सेक ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन जिस तरह आज हम प्रिजर्व करते हैं कोई भी चीज़, लेकिन आज केमिकल्स के द्वारा किया जाता है, लेकिन तब यूज होते थे स्पाइसेस फॉर द सेक ऑफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं डच। ठीक है, इसके बाद आते हैं डच, दूसरे नंबर पे आते हैं डच। डच जो कि आज का नेदरलैंड है, नेदरलैंड। इसके बाद आते हैं डच। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए ईस्ट क्यों कहते हैं ये, मतलब ईस्ट जो कि यूरोप है वो वेस्ट में आता है, तो हम यहां इंडिया किस में आता है? ईस्ट में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी वो एस्टेब्लिश जब हुई, यानी उसने एस्टेब्लिश क्या की है? फैक्ट्रीज, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री। कहां पे उसने एस्टेब्लिश फैक्ट्री की है? इन इंडिया एट मसूलीपट्टनम, एट मसूलीपट्टनम, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री इन इंडिया एट मसूलीपट्टनम। चलो ये मैंने लिखा, मसूलीपट्टनम कहां पे है? ये आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश जिसे आप कहते हैं, आंध्रा में है। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। तो ये इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां पे की है? मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में। कब? 1605 में। तो याद रखने की बात है, मेरे कहने का मतलब है पहले यहां पे पुर्तगीज आए, फिर डच, डच के बाद हो गए डच। डच ने पहली कंपनी कहां पे बनाई है? मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इसके बाद जो कि हमारा मेन प्लेयर है दैट इज इंग्लिश, यानी जो कि आज का इंग्लैंड है, तो इंग्लिश इज द मेन प्लेयर। इंग्लिश, इन्हीं के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी है, रिवोल्ट ऑफ 1857, या हम कहेंगे 1947, जो कि फ्रीडम हुई थी इंडिया को, इन्हीं से हुई थी। तो दिस दैट इज व्हाई आई टोल्ड देम द मेन प्लेयर। तो कैप्टन हाउकिन आते हैं, कैप्टन किसके दरबार में आते हैं? जहांगीर के, कोर्ट ऑफ जहांगीर। तो यहाँ पे जहांगीर की हुकूमत होती है, जहांगीर जो कि मुगल बादशाह रहे हैं। जहांगीर, अगर हम बात करेंगे, पहले बाबर थे, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर। तो यहाँ पे जहांगीर की हुकूमत थी। तो कैप्टन हाउकिन आता है जहांगीर के पास। उसे क्या, क्यों आते हैं वो? टू गेट द परमिशन फॉर व्हाट? टू गेट द परमिशन, उसको अरेव्ड इन इंडिया एट द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन अप्रैल 1609। अप्रैल 1609 में वो यहां पे आते हैं। क्यों आते हैं? टू गेट परमिशन, उसको परमिशन मिले, गेट परमिशन। ठीक है, परमिशन फॉर व्हाट? किस लिए परमिशन उसको मिले? टू गेट परमिशन, किसके लिए परमिशन मिले? परमिशन टू मेक हेयर, टू एस्टेब्लिश फैक्ट्री, टू एस्टेब्लिश फैक्ट्री कहां पे? एट सूरत कहां पे है? सूरत गुजरात में है, आपको पता ही होगा, सूरत गुजरात में है। तो अब क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जब यहां पे कैप्टन हाउकिन आते हैं जहांगीर के पास,
उसे ये इजाज़त मांगने के लिए कि मुझे हमें फैक्ट्री बनाने दो, एक छोटी सी फैक्ट्री, ताकि हम ट्रेड करें हिंदुस्तान में। तो वो आते जहांगीर के पास अप्रैल 1609 में। तो लेकिन बाद में फैक्ट्री जो बनती है वो 1609 में नहीं बनती है, वो बनती है 1616 में। ठीक है, 1616 में। इससे पहले क्या होता है, इन 1612 क्या होता है, इन 1612 यानी कैप्टन थॉमस, उसने डिफीट किया है किनको, उसने डिफीट किया किनको, पुर्तगीज को। ही डिफीटेड पुर्तगीज। कैप्टन थॉमस डिफीटेड पुर्तगीज एट द सी ऑफ सूरत, एट द सी ऑफ सूरत। तो क्या होता है इसके बाद, एट द सी ऑफ सूरत। तो इस चीज से जहांगीर को ये अच्छा लगता है, क्योंकि ही व्हेन ही सीज द पावर ऑफ दीज व्हाट वी से दीज इंग्लिश जो के लोग थे, उनका पावर जब उसने देखा है तो ही बिकेम हैप्पी। तो उसने इजाजत दी है फैक्ट्री बनाने की, जो कि बन गई फिर सूरत में 1616 में। तो कैप्टन थॉमस जो थे उसने पुर्तगीज को डिफीट किया। पुर्तगीज यानी ये आपस में जो कि यूरोपियंस है, जैसे पुर्तगीज हो गए, डच हो गए, इंग्लिश हो गए, ये आपस में लड़ने लगे। तो जब ये आपस में लड़ने लगे तो इससे क्या हुआ, इस क्यों लड़ने लगे, क्योंकि हम ही ट्रेड करें यहाँ पे इंडिया में। मैंने ये पहले ही कहा, इंडिया वाज रिच इन स्पाइसेस, इवन इन अदर थिंग्स आल्सो। तो क्या हुआ, इन्होंने आपस में लड़ना शुरू किया। तो जहांगीर और ये जो मुगल्स भी जो थे, मुगल्स भी ऐसे नहीं थे कि हम कहे इनका जो पावर था दैट वाज सम काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड। तो ये भी अलग अलग थे। तो इसलिए इनको भी कभी कभार नवाब्स का प्रेशर आता था, कभी कभार साउथ के जो लोग थे उनका प्रेशर आता था। तो इन लोगों ने भी फ्रेंडशिप करना शुरू कर दिया किसी एक के साथ जो कि मेन पावर है। तो इसीलिए कैप्टन हॉकिन जो जहांगीर थे उसको लगा नहीं यार, जो ये इंग्लिश है ये मेरे काम आएंगे, इसलिए परमिशन दे दिया। तो इनके बाद आते हैं फ्रेंच। होप दैट आपने ये लिखा होगा। इसके बाद आते हैं फ्रेंच, यानी फोर्थ नंबर पे, यानी फ्रांस, जिसे आज हम कहते हैं फ्रांस। फ्रेंच जो होते हैं वो 1664 में क्या बनाते हैं, इंडिया में कंपनी बनाते हैं। 1664 फ्रेंच जो है वो कब कंपनी बनाते हैं, 1664 में। ठीक है, तो कौन बनाता है, उसका नाम होता है कॉलबर्ट। तो जो फ्रांस में तब कौन हुकूमत करते थे, उसका नाम था इन फ्रेंच देयर वाज द अंडर द स्टेट पैट्रोनेज किसकी थी, हुकूमत किसकी थी, लुइस 14, इस तरह लिखते हैं। ठीक है, लुइस 14। तो इसके बाद फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो बनी है, फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री कहां पे बनी, फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में बनती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री कहां पे बनी है, सूरत में। किसके द्वारा, मैंने कहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वो बनी थी इन 1664। किसके द्वारा बनी थी, कॉलबर्ट के द्वारा। तो हुकूमत कौन कर रहे थे फ्रांस में, लुइस 14। तो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री कहां पे बनी है, सूरत में। सूरत कहां पे है, गुजरात में। तो किसने बनाई है, उसका नाम था फ्रैंकोइस कॉरन। CORAN। फ्रैंकोइस कॉरन कब बनाई है,
1668 में, ठीक है। हाँ 1668 में। तो ये रही 5 प्लेयर्स। देखिए पहले हमने कहा है पुर्तगीज, उसके बाद हमने कहा डच, डच के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रेंच। तो ये रहा, मैंने ये मतलब एक व्यू दी है कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो ये एक जनरल व्यू थे। मैंने इसमें ये भी कहा है उन्होंने आपस में कंपटीशन करना शुरू कर दिया, ताकि इन 5 प्लेयरों में से हर एक का मोटिव था कि हम ही बने, क्या बने, यहाँ के जो भी ट्रेड हो रहा है यहाँ पे, उसमें ज़्यादा हिस्सा हम ही ले और हम ही पैसे कमाए और वहाँ कहाँ जाए, यूरोप में बहुत पैसा लेके जाए या बहुत पैसा कमा कर जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करेंगे, अगर बात हम करेंगे क्यों ब्रिटिश सक्सेस हुए यहाँ पे, यानी वाई ब्रिटिशर्स बिकेम सक्सेसफुल, सक्सेस ऑफ कॉज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया जो है, कौन से कॉज थे, कॉज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया। तो पहला काज जो थे, उनकी आर्मी जो थी वो थी सुपीरियर आर्मी, यानी सुपीरियर थी आर्मी। अगर हम बात करेंगे आर्मी जो कि इंडिया की आर्मी थी वो इंफीरियर थी, तो उनकी आर्मी क्या थी, सुपीरियर आर्मी, ठीक है। तो इसके अलावा जो मिलिट्री भी सुपीरियर थी, आर्मी मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजी, जो उनकी आर्मी थी वो भी सुपीरियर थी, मिलिट्री और स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मीन्स विद वो माइंड लगा के काम करते थे, ऐसे ही नहीं। उनका माइंड जो था, पहले सोचते थे कि हमें करना क्या है, फिर वो लड़ाई करते थे, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी विदाउट थिंकिंग। तो उनकी स्ट्रैटेजी भी ठीक ठाक थी, सुपीरियर आर्मी थी। जैसे कि आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स, उनमें थोड़ा बहुत रेवोल्यूशन पहले ही आया, तो उनकी आर्मी भी सुपीरियर थी। तो दूसरा कारण यह भी था कि बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन, यानी बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन्ड मिलिट्री उनकी थी, बेटर डिसिप्लिन, एंड उनकी रेगुलर सैलरी, बड़े अच्छे तरीके से उनको पैसा मिलता था जो भी आर्मी में थे, यानी सैलरी वगैरह भी अच्छे तरीके से मिलती थी। तो बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी। तीसरा पॉइंट जो है ब्रिलियंट लीडरशिप। ब्रिलियंट लीडरशिप एंड सपोर्ट ऑफ सेकंड लाइन। सपोर्ट ऑफ सेकंड लाइन लीडर्स, यानी जो उनको बैक करने वाले थे, वो भी उन्होंने भी ब्रिलियंट लीडरशिप थे, जिसको आपको पता ही है, मुनरो डिलहाउजी, रॉबर्ट क्लाइव, और भी अगर हम बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग, एल्फिंस्टो एट्सेट्रा। तो ये सारे जो प्लेयर्स थे बहुत ही खतरनाक थे, और इनकी जो लीडरशिप थी बहुत बढ़िया लीडरशिप थी। तो जिसकी वजह से इंडिया में उनकी सक्सेस हुई, इंडिया में उनकी सक्सेस हुई। नंबर 4 हम लिख सकते हैं सिविल डिसिप्लिन एंड फेयर सिलेक्शन। सिलेक्शन जो होती थी वो होती थी ऑन द बेसिस ऑफ स्किल।
ऐसा कुछ भी नहीं था कि कास्टिज्म पे सिलेक्शन करेंगे, कास्टिज्म पे सिलेक्शन करेंगे, या किसी का कास्ट बड़ा है या कोई बड़ा अमीर है, किसी का बेटा है, तो इस चीज़ पे नहीं था, बल्कि ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, और सिविल डिसिप्लिन लोग भी इसमें बहुत बड़ा साथ देते थे। ठीक है, तो और एक चीज़, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी उनको अपनी हुकूमत से एक पैसों का सपोर्ट मिल रहा था, आर्मी का सपोर्ट मिल रहा था, हर एक चीज़ का सपोर्ट मिल रहा था। तो जो भी हो रहा था, तो देट वाज द उसका बैकग्राउंड था, यानी उसके बैकअप के लिए बहुत सारे थे, तो उनको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट या बैकअप भी मिल रहा था। ठीक है, तो और एक पॉइंट लिखिए, नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, नेशनलिस्ट प्राइड। नेशनलिस्ट, आज भी हमें पता नहीं है नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिस्ट प्राइड, तो उनको फख्र लग रहा था कि अगर हम यहाँ पे कमाए कुछ या यहाँ पे लड़ाई जीते, तो दैट वाज फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर नेशन, दैट वाज फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर नेशन, यानी ये हमारी नेशन की प्राइड है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये जो जितने भी पॉइंट्स डिस्कस है, दिस इज वन ऑफ द कंसेप्चुअल, कि ये चीज़ें कभी कभार किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं कि ये पॉइंट्स थे। मिलिट्री सपोर्ट था, बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन, ब्रिलियंट लीडरशिप, सपोर्ट ऑफ सेकंड लाइन, और भी सिविल डिसिप्लिन, फेयर सिलेक्शन, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट और बैकअप, दीज ऑल थिंग्स और नेशनलिस्ट प्राइड, और जो भी था कि ये चीज़ें दे वर्कड फॉर देम। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इसके बाद जो भी हम पढ़ेंगे, जो कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर है, उनके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों हुआ, उसके काजेज़ क्या थे, उसका और ये जो अब हम जो कि ये हमने 6 पॉइंट्स देखे, इसके बाद हम देखेंगे इन चीज़ों के ही वजह से वो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जीतते हैं। तो बाद में जब हिंदुस्तान को लग रहा है कि हमारे पे जुल्म हो रहा है, तो एक रिवोल्ट हो जाता है 1857 में। तो आते कब है, 16 आते, तो अगर हम बात करेंगे 1609, लेकिन अगर हम देखेंगे फर्स्ट फैक्ट्री 1616 में बनती है यहाँ पे। तो मेरे कहने का मतलब है, ये सारी चीज़ें जो हो रही है, दीज आर इंटरकनेक्टेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट वाज द बैकअप इंट्रोडक्शन विद रिगार्ड टू इट। देयर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर दैट ही वो क्या हुकूमत करते हैं यहाँ पे। तो फिर हम देखेंगे रिवोल्ट कैसे सुप्रेस हुआ है। तो वी विल गो अप टू द 1947, जब कि हमें आज़ादी मिलती है। तो होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।